जी स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक जो हम आज करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 के लास्ट टॉपिक होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। जी टॉपिक है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। हम पीछे जो है वो डिफ्यूजन पढ़ के आए हुए हैं या पैसिव ट्रांसपोर्ट पढ़ के आए हुए हैं, जिसे पैसिव डिफ्यूजन भी बोला था। तो हमने उसमें पढ़ा था कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, उसमें एनर्जी का कोई भी रोल नहीं होता है। लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन, और ये मूवमेंट हमेशा एनर्जी की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, यानी मॉलिक्यूल जो हैं वो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, लेकिन इस मूवमेंट को कंटिन्यूस वे में रखने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि हम ये मूवमेंट जारी रख सकें। जी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो आपकी एग्जांपल है बुक में वो है सोडियम पोटाशियम पंप। जो नर्व सेल की मेम्ब्रेन्स होती हैं उनमें कैरियर प्रोटीन्स पाई जाती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और वो उन प्रोटीन्स को क्या बोलते हैं? सोडियम पोटाशियम पंप बोलते हैं। अगर तो मेम्ब्रेन रेस्टिंग कंडीशन में हो तो ये पंप जो होती हैं यानी प्रोटीन्स जो होती हैं ये एनर्जी को यूटिलाइज करती हैं ताकि हायर कंसनट्रेशन पोटाशियम की और लोअर कंसनट्रेशन ऑफ सोडियम इनसाइड द सेल जो है वो बैलेंस की जाए। मतलब सेल नर्व सेल के अंदर जो है वो सोडियम हायर कंसनट्रेशन में होता है और सोडियम लोअर कंसनट्रेशन में होता है। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में। ज़रा ये देखिएगा, सोडियम पोटाशियम पंप है, ये बाहर वाला एरिया है जहाँ पे सोडियम आपको नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर लिखा हुआ है। ये इनर जो है वो साइटोप्लाज्म है। तो क्या किया जा रहा है? एटीपी की मदद से, एटीपी की ब्रेकडाउन होती है और उसे एडीपी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हम 7th चैप्टर रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में ये पढ़ के आए हुए हैं, एटीपी टॉपिक भी पढ़ा हुआ है हमने 7th चैप्टर में। तो क्या होता है कि एटीपी जो है वो एडीपी में टूट जाता, ब्रेकडाउन शो करता है और 7.3 किलो कैलोरीज जो है वो एनर्जी रिलीज करता है। ये एनर्जी जो है वो क्या करती है? मॉलिक्यूल्स में सोडियम ऑलरेडी बाहर ज़्यादा होते हैं और इनसाइड कम होते हैं, मैं पीछे भी बोल चुकी हूँ। तो एटीपी की मदद से हम सोडियम को फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करवा रहे हैं, जैसे कि एरो शो कर रहा है। जबकि पोटाशियम आयन जो हैं वो अंदर ज़्यादा होते हैं और बाहर कम होते हैं, बाहर सोडियम ज़्यादा होते हैं पोटाशियम की निस्बत। तो यहाँ पर एनर्जी जो है वो बाहर पोटाशियम कम है तो लोअर कंसनट्रेशन टू हायर कंसनट्रेशन जो है वो मूवमेंट करवाई जाती है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ एटीपी, दैट इज़ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सेम डायग्राम आपकी बुक में बनी हुई है और जब भी आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में लिखोगे या टॉपिक आता है तो ये डायग्राम आप पर फ़र्ज़ है कि आप ड्रा करोगे, मतलब इसके बिना जो है वो ये क्लियर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्मार्ट सिलेबस है तो एएलपी के अकॉर्डिंग ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। जी बच्चे, अगला टॉपिक हमारा देखिएगा फिल्ट्रेशन है। हम अगर डेफिनेशन देखें तो फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है, आप 7th क्लास 8th क्लास में भी ये फिनोमिना जो परफॉर्म भी कर चुके होंगे और इसके अलावा आप रीड आउट भी कर चुके हैं। बल्कि फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स को फोर्सफुली जो है वो एक मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो है सेपरेट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि आप वाटर, जैसे आप डायग्राम में देख रहे हो कि फिल्टर जो है पेपर के थ्रू जो है हम सैंड और वाटर को सेपरेट करते थे। ये एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, लेकिन फिल्ट्रेशन को हम यहाँ पे क्यों स्टडी करें? मतलब क्या बायोलॉजी में हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में फिल्ट्रेशन कहाँ पर है, तो हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहाँ पर है और ये कहाँ पर फोर्सफुली मॉलिक्यूल जो है वो एक जगह से दूसरी जगह निकल रहे हैं, ये हम देखते हैं नेक्स्ट डायग्राम के थ्रू। जी, फिल्ट्रेशन जो ह्यूमन में या एनिमल्स में क्या होता है कि एनिमल्स की बॉडी में ब्लड प्रेशर जो है, हमारे अंदर ब्लड फ्लो कर रहा होता है मुसलसल, ये फोर्स लगाता है क्योंकि ब्लड क्या होता है इसमें 90% वाटर होता है, 90 to 92% वाटर होता है। तो क्या होता है, ये प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है क्योंकि ये ब्लड के अंदर होता है तो सॉल्वर फॉर्म में, तो ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ये फोर्स करता है स्मॉल मॉलिक्यूल को कि वो कैपिलरीज की सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से बाहर निकलाते हैं। अगर आप यहाँ पे ज़रा ये बच्चे ये सामने डायग्राम को देखें तो ब्लड फ्लो कर रहा है, एरो से शो किया जा रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर वाटर प्रेशर को भी बोला जाता है। कैपिलरी की वॉल नज़र आ रही है और इसमें क्या होता है,
यहाँ से छोटे छोटे मॉलिक्यूल इसमें पोर्स पाए जाते हैं कैपिलरी वॉल में। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर चले जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो हैं जैसे कि प्रोटीन वगैरह जो है वो कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं कैपिलरी वॉल को। ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज वाटर मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाते हैं और इसको हम फिल्ट्रेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि कैपिलरी वॉल क्या होती है, ये फिल्टर पेपर की तरह एक्ट करती है। और मेम्ब्रेन परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और लिक्विड अंदर जो फ्लो कर रहा होता है दैट इज़ द ब्लड, और उसके अंदर से मॉलिक्यूल जो हैं वो बाहर की तरफ जा रहे होते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन। जी, उसका अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सबसे पहले एंडोसाइटोसिस की डेफिनेशन अगर हम देखें, एंडो होता है इनसाइड। अगर कोई भी सेल जो है वो बल्की मटेरियल लेता है, बल्कि होता है ढेर की शक्ल में, ज़्यादा मिकदार में, बल्कि मटेरियल को जो है वो एक ग्रुप फॉर्म में अंदर लेके जाता है और विद द हेल्प ऑफ इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। डायग्राम में आपको साथ मैं शेयर करूंगी। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड करती है उस बल्की मटेरियल को और इंजेस्ट करती है, अपने अंदर ले जाती है। उस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। आमतौर पे ईटिंग ऑफ सेल जो है वो प्रोसेस जो है जिसमें सेल ईट करता है, खाता है, उसे एंडोसाइटोसिस बोला जाता है। टाइप्स हैं यहाँ पे एंडोसाइटोसिस की, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस भी इसका प्रोनाउंसिएशन में लेते हैं। ज़रा देखिएगा, ये डायग्राम है, फर्स्ट देखिएगा। इसमें क्या करें, आपके सेल मेम्ब्रेन जो है वो एक इनफोल्डिंग बना रही है और वो सॉलिड पार्टिकल को, रेड कलर में जो सॉलिड पार्टिकल है उसके गिर्द जो है वो कवरिंग बना रही है। और लास्ट पे देखिए यहाँ पर ये सर्कुलर फॉर्म में अंदर आ चुका है। अगर और यहाँ पे देखिएगा ये ब्लू कलर में जो है ये वाटर मॉलिक्यूल को अगर शो किया जा रहा है, यूँ कोई भी फ्लूइड लिया जा रहा है तो उसके इर्द गिर्द भी क्या हो रहा है, इनफोल्डिंग हो रही है। इसी तरह जो हैं वो क्या होते हैं, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इसमें रिसेप्टर लगे होते हैं सेल मेम्ब्रेन में और वांटेड मटेरियल को अपने रिसेप्टर के साथ अटैच करते हैं और वो फिर वो अंदर आ जाते हैं। जैसे आप देखें उनके इर्द गिर्द जो है वो कॉड प्रोटीन पाई जाती हैं। फिलहाल ये आप क्लास वाले जो है ये आप हायर लेवल पे जाके ज़्यादा अच्छे से स्टडी करोगे। हम फिलहाल फर्स्ट टू डायग्राम जो है हम उसको देखते हैं। क्या है जी टाइप्स ऑफ एंडोसाइटोसिस में फैगोसाइटोसिस जो है, जो फर्स्ट मटेरियल जिसमें रेड कलर में वो लेके जा रहा है लार्ज पार्टिकल को, उसको फैगोसाइटोसिस उसमें बोलते हैं। जो सेल जो है वो मटेरियल ले तो रहा है लेकिन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड। जबकि पाइनोसाइटोसिस या पिनोसाइटोसिस जो भी आप बोलो, इसमें अगर वो मटेरियल लेके जा रहा है यानी एंडोसाइटोसिस ही हो रही है, लेकिन अगर वो मटेरियल की नेचर लिक्विड है तो उसको पाइनोसाइटोसिस बोला जाता है। जी, एक्सोसाइटोसिस, एक्सो मीन आउटसाइड। ये वो प्रोसेस होता है जिसमें बल्कि मटेरियल जो है वो एक्सपोर्टेड आउट किया जाता है सेल से। और यहाँ पर जो हमने पीछे देखा कि इस डायग्राम में सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है और उसके गिर्द सॉलिड पार्टिकल के गिर्द जो है वो कवरिंग कर लेती है। तो इसका मतलब है सेल मेम्ब्रेन का जो ओवरऑल वॉल्यूम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन जब एक्सोसाइटोसिस होती है, वही मेम्ब्रेन जो इनफोल्ड करते हुए मटेरियल के साथ अंदर आती है, वो वहाँ पर दोबारा अब जो एंडोसाइटोसिस में लॉस्ट हो चुकी होती है वो दोबारा सेल मेम्ब्रेन के साथ पार्ट जाके अटैच हो जाता है और उसके वॉल्यूम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो आपको ग्रीन कलर के डॉट नज़र आ रहे हैं ये अनवांटेड मटेरियल है और ये इसके इर्द गिर्द वो मेम्ब्रेन है जो कि लॉस्ट हुई थी, इनफोल्ड हुई थी ड्यूरिंग एंडोसाइटोसिस। ये जो है वैक्यूल मूव करता हुआ जो है टारगेट सेल मेम्ब्रेन के साथ आके अटैच हो जाता है। उसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो गई है। देखें अगर आप तो यहाँ पर बिल्कुल अटैच हो गया है और यहाँ से क्या होगा, ओपनिंग बन चुकी है और उस ओपनिंग से अनवांटेड मटेरियल जो है वो बाहर जाता जा रहा है, एक्सपोर्ट होता जा रहा है सेल से, और इसको हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। ये डायग्राम बुक में भी है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस की, ये आपने बनानी है। एज वेल एज आपने फिल्ट्रेशन की डायग्राम भी है, एज वेल एज उसकी एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपने प्रैक्टिस करनी है और मुझे जो है वो चेक करवानी है। ठीक है।